बच्चों, हमने वर्ण विचार समझ लिया था, संधि किसे कहते हैं ये भी समझ लिया था, संधियाँ कितनी होती है वो बता दिया था, संधियों के मुख्य भेद 3 बताए थे मैंने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। स्वर संधियों के सभी भेदों को हम विस्तार से उदाहरण से समझेंगे। और आज मैंने सबसे पहले दीर्घ संधि को लिया है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं और किस तरह से दीर्घ आदेश होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। दीर्घ संधि। अकः सवर्णे दीर्घः यदि अ इ उ री स्वराणां मीलनं सवर्णेन इत्युक्ते क्रमशः अ इ उ री इत्येते स भवति तदा वर्णद्वयस्य स्थाने दीर्घ स्वरः भवति। इसका मतलब ये है, यदि अ इ उ री स्वराणां मेलनम सवर्णे, यदि अ इ उ री स्वरों के सामने वही वर्ण का मतलब क्रमशः अ के सामने अ, ई के सामने ई, उ के सामने उ और री के सामने री, अगर वही साथ में होते हैं, वही मिलते हैं, तो वर्णद्वयस्य दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ आदेश होता है। अब एक मैंने लिखा है, दीर्घ संधि का सूत्र लिखा है मैंने, अकः सवर्णे दीर्घः। ये जो अक लिखा है वो प्रत्याहार है और सभी 42 प्रत्याहार जो हैं वो माहेश्वर सूत्र से बनते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, उनसे बनते हैं। और अगर बच्चे चाहेंगे तो 14 माहेश्वर सूत्र को भी अलग से टॉपिक बना के मैं समझा दूंगी। अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। अब मन में प्रश्न उठ सकता है कि क कहाँ गया? तो क अंतिम वर्ण है और अंतिम वर्ण हलंत होता है और हलंत वर्ण हलंतम नाम के सूत्र से उसका लोप हो जाता है। तो कौन कौन से वर्ण आए अब? अ, ई, उ और री, ये अक प्रत्याहार। और अक प्रत्याहार में दीर्घ आदेश होता है समान वर्ण होने पर, सामने भी वही वर्ण हो तो। अगर दूसरे स्वर होंगे तो दीर्घ आदेश नहीं होगा, समान होना है, फिर वो दूसरी संधियाँ होंगी। अ के सामने अ, ई के सामने ई, उ के सामने उ और री के सामने री होना आवश्यक है। अब इसी को यहाँ मैंने हिंदी में लिखा है, वो मैंने समझा दिया। अब मैंने अ के सामने अ होता है तो क्या आदेश होता है? आ। अ के सामने आ होता है तब भी क्या आदेश होता है? आ के सामने अ होता है तब भी क्या आदेश होगा? आ। और आ के सामने आ होने पर भी क्या आदेश होगा? आ। वैसे ही ई के सामने ई होने पर ई के सामने बड़ी होने पर बड़ी के सामने छोटी बड़ी होने पर भी बड़ी, और बड़ी के सामने छोटी होने पर भी बड़ी। ये सभी इसी तरह समझना चाहिए। उ के सामने बस सामने पूर्व और पर दोनों वर्णों में किधर, इधर पूर्व में भी बड़ा उ हो सकता है, पूर्व में भी आ हो सकता है, पूर्व में भी बड़ी हो सकती है और पूर्व में बड़ा री भी हो सकता है। पूर्व और पर में कहीं पे भी बड़ा छोटा रीस्व और दीर्घ हो सकता है। इस बात से ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटी ही होना जरूरी है। अब मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, उससे हम समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा रामा अवतार।
रामधन अवतार। अब म के अंदर क्या है, म के अंदर अ है और सामने भी अ है, तो अधन अ मिलके क्या हो गया, आ। तो क्या आदेश हो गया हमारा, दीर्घ आदेश क्या हो गया, आ। जहाँ पे संधि होगी वहाँ दीर्घ आदेश हुआ, तो रामा अवतार। वैसे ही हमको समझ, जैसे दूसरा उदाहरण लिया मैंने, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। अब क के अंदर क्या है, अ और सामने आ, अधन आ बराबर आ। वैसे ही नीचे मैंने लिखा है विद्याधन आलय, तो आधन आ बराबर आ। तो आ के इधर आगे भी आ था और पीछे पूर्व में भी आ और पर में भी आ, पूर्व और पर मिलके आ। आगे और पीछे अ या आ कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन अ के सामने अ होना जरूरी है, अ या फिर आ। संस्कृत के अंदर अ और आ को एक ही माना गया है, ई और बड़ी को एक ही माना गया, इसीलिए तो अक प्रत्याहार में ई उ री लिखा, वहां पे बड़ी ई या बड़ा ऊ इस तरह से नहीं लिखा गया है। इसका मतलब स्वतः ही सिद्ध है कि अ ई उ री मतलब समान स्वर होना चाहिए, अ के सामने अ या आ के सामने आ। बड़ी ई के सामने बड़ी भी हो सकती है, बड़ी के सामने छोटी भी हो सकती है। वैसे ही हमको उ और री में भी समझना है। फिर मैंने जो उदाहरण दूसरे लिखे हैं, गिरिधन ईश, गिरिधन ईश, तो छोटी ई और बड़ी ई, र में छोटी ई की मात्रा है और सामने ईश में बड़ी ई है, तो छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़े। ईश का ई हमेशा बड़ा होता है और इंद्र का ई हमेशा छोटा होता है। बच्चों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और आगे मैंने लिखा है पितृ ऋणम, तो त के अंदर क्या है, छोटा री है और सामने ऋण के अंदर, ऋणम के अंदर री कौन सा है, बड़ा है, तो छोटा री धन बड़ा री बराबर बड़ा री, तो पितृणम। जब हमारा संधि होगी तब दीर्घ आदेश ही होगा, क्योंकि हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, इसलिए दीर्घ आदेश ही होगा। अब हम कल पढ़ेंगे गुण संधि। धन्यवाद।